नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट एंड मोटिवेशन से मैं अजय आपसे बात कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे मन के विज्ञान की। तो दोस्तों, आप लोग सपने तो देखते ही होंगे, बिल्कुल देखते होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि सपने कुछ लोग तो सोते हुए देखते हैं, कुछ जागते हुए भी देखते होंगे। हम बात करेंगे विचार क्या है, विचार टुकड़ों में बनी कहानियां, स्वप्न क्या है, विचार कथाओं पर टुकड़ों में बनी फिल्म। विचार क्या है, टुकड़ों में जो कहानियां हम लोग अपने मन में सोचते रहते हैं वो विचार है, और इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर जब एक फिल्म बन जाती है तो वो स्वप्न होता है। चलिए देखते हैं, हम समझाते हैं आपको पूरी प्रक्रिया कैसे क्या होता है इसमें। देखिए, रात को जब हम सोते हैं तो हमारे भीतर जो विचार चल रहे होते हैं वे स्वप्न में परिवर्तित हो रहे होते हैं। शरीर शिथिल होकर गहरी सांस लेते हुए नींद में प्रवेश करने लगता है। हमारा चेतन मन सोने लगता है, अचेतन मन जागने लगता है। चेतन और अचेतन मन आपको हम फिर कभी बताएंगे किसी वीडियो में कि चेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है। अभी हम यहां जब बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम नींद में प्रवेश करने लगते हैं तो हमारा चेतन मन सोने लगता है और अचेतन मन जागने लगता है। सोते समय चेतन मन का जो अंतिम विचार होता है उसका सिरा जागते ही अचेतन के हाथ लग जाता है। अचेतन उसे स्वप्न में बदलना शुरू कर देता है, यानी जागते में जो विचार है वही सोने के बाद स्वप्न में बदल जाता है। इस तरह से स्वप्न की शुरुआत होती है। जैसे दिन में हमारे विचार बदलते रहते हैं, हम एक विचार से दूसरे विचार में बहते रहते हैं, ज्यादा देर तक रुक नहीं पाते। वैसे ही हमारे स्वप्न भी बदलते रहते हैं। नींद में जो स्वप्न आते हैं वे हमारे दिन भर की घटनाओं से संबंधित होते हैं, सिर्फ उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वप्न हमारे जागरण में जो घटित होता है उसी का प्रतिफल है। दिन में जो विचार हम करते हैं, ज्यादातर ऐसे विचार जिन्हें या तो हम पूरा नहीं कर पाते या फिर पूरे होने की संभावना कम होती है, तो रात को हमारा अचेतन उसे सपने के रूप में दिखाकर पूरा करता है। सिर्फ उसका तरीका बदल जाता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है कि दिन में जब हम विचार करते हैं तो ज्यादातर शब्दों का, भाषा का प्रयोग करते हैं, और रात को अचेतन जब सपना दिखाता है तो भाषा प्रतीकों की होती है, चित्रों की होती है, फिल्म जैसी होती है। अब जैसे कि कोई हमारा मित्र रात दिन काम की भागदौड़ में लगा हुआ है तो हम अक्सर विचार करते हैं कि उसके विषय में हम चर्चा करते हुए कहते हैं कि देखो तो सही, यह कितना काम कर रहा है, कितनी भागदौड़ कर रहा है। मित्र जब मिलता है तो हम स्वयं भी उससे कहते हैं कि भाई थोड़ा बैठो, बतियाओ, आराम करो, दिन भर काम की भागदौड़ में ही क्यों लगे रहते हो। बस हमने एक सपने का बीज दिन में ही बो दिया है। यही भागदौड़ वाली बात यदि सपने में आएगी तो फिल्म की तरह आएगी। हमने बार बार उसके ज्यादा काम करने को कहने के लिए भागदौड़ शब्द का प्रयोग किया है, और भागदौड़ यानी दौड़ने का पर्याय है घोड़ा। अतः सपने में हम देखेंगे कि हमारा वही मित्र घोड़ा बनकर दौड़ा चला आ रहा है। उसका चेहरा तो वही है लेकिन शरीर घोड़े का है। हम उससे बातें करते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है कि वह घोड़ा कैसे बन गया, क्योंकि हमारा प्रश्न उठाने वाला चेतन मन तो सो गया है, और हमारे अचेतन मन के पास भाग दौड़ शब्द को अव्यक्त करने के लिए घोड़े से बेहतर और कोई प्रतीक ही नहीं होता है। इसलिए वह दिन भी हमारे द्वारा मित्र के लिए प्रयुक्त भाग दौड़ शब्द को घोड़ा बनाकर स्वप्न में प्रस्तुत करता है। या तो ये दिन में बातचीत के स्वप्न बनने की बात। अक्सर हम अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं होते हैं और हम और उन्नति करना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। कई प्रतिस्पर्धी हैं जो हमारे आगे बढ़ने में बाधा दे रहे हैं। हम दिन में इसी बात का विचार भी करते हैं तो रात को अचेतन हमारी इसी बात को पूरा करवाने के लिए हमें गाड़ी में बिठाकर रेस करवाने लगेगा। हमें तेज कार रेसिंग करने का स्वप्न आएगा, और जो व्यक्ति हमारे आगे बढ़ने में बाधा दे रहा है वही व्यक्ति
या उससे मिलते जुलते चेहरे वाला व्यक्ति स्वप्न में आकर हमें टक्कर मारते हुए हमसे आगे निकल जाता है। हमारी नींद टूट जाती है क्योंकि दिन में भी इसी व्यक्ति ने हमारी राह में रोड़े अटकाए थे। यदि हम ज्यादा थके हुए हैं या हम किसी कारणवश आधी रात के बाद सोए हैं तो हमारी नींद में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए हमारा अचेतन तुरंत स्वप्न का निर्माण करने लगता है। यदि हम ध्यान का प्रयोग करते हैं तो बात आसानी से हमारी समझ में आ जाती है। हम आधी रात के बाद सोए हैं और हमें 2 घंटे बाद उठना है, तो हम अपने मोबाइल फोन में 2 घंटे बाद का अलार्म भर देते हैं और सो जाते हैं। 2 घंटे बाद जब अलार्म बजता है तो यदि हमें कहीं बाहर जाना है, हमारी गाड़ी का समय हो गया है या हमारा इंटरव्यू है या परीक्षा है, यानी बहुत ही जरूरी काम है, तब तो हमारा अचेतन अलार्म बजने पर हमें जगा देगा। और एक जरूरी काम नहीं है तो वह हमें नहीं जगाएगा, बल्कि हमारी नींद खराब नहीं। इसके लिए तुरंत एक स्वप्न का निर्माण करने लग जाएगा, क्योंकि शरीर को और आराम की जरूरत है। अभी नींद पूरी नहीं हुई है, वह अलार्म को किसी गीत संगीत से छोड़ देगा और दर्शा देगा कि आवाज किसी दूसरे घर में से आ रही है, ताकि हम सोए रहें। और यदि हमने अलार्म के साथ कंपन भी चालू किया हुआ है तो वह स्वप्न में ही बताएगा कि किसी मित्र का फोन आया है और बेटा हमारा फोन लाकर हमें दे गया है, और हम स्वप्न में ही फोन रिसीव कर अपने मित्र से बातें करने लगे हैं। लेकिन वास्तव में तो हमारे फोन का अलार्म और कंपन अब भी बज रहा होता है। तो अलार्म से हमारी नींद ना टूटे, इसलिए अब वह हमें बताएगा कि पत्नी के फोन पर फोन आया है, और हम स्वप्न में अपने मित्र से बात करते हुए बेटे को आवाज लगा रहे हैं कि मम्मी से कहो फोन उठाएं। यानी हमारा अचेतन शरीर को आराम के लिए या कहें आलस्य के लिए हमें सपनों में उलझाए रखता है। इसलिए हमें सोते समय संकल्प करके अचेतन को यह कहना है कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे चेतन मन ने उससे हमेशा सोने और आलस्य करने को ही कहा है, और वह इतना भोला है कि उसे जो भी कहो वो मान लेता है। सपने में दोस्त घोड़ा बन गया, उसने मान लिया। अतः हम उसे ध्यान करने को या अपने लक्ष्य पे ध्यान रखने को कहेंगे तो वह मान लेगा और आलस्य को खत्म करके सुबह सुबह जल्दी जगा देगा। इस तरह से हमारा अचेतन हमारी नींद नहीं टूटे इसका सारा प्रयास करता है। यदि हम नींद में जाग जाते हैं तो स्वप्न विदा हो जाता है और हमारा अपने लक्ष्य में प्रवेश हो जाता है। विचार और स्वप्न दोनों के बाहर आ जाना ही अपना लक्ष्य है। लक्ष्य की सारी विधियां, सारे प्रयास हमें विचार और स्वप्न से बाहर लाने के लिए होते हैं। स्वप्न में प्रवेश करने के लिए हमें दिन में अपने विचारों से शुरुआत करनी होगी। हमें प्रयास करना होगा कि दिन में कैसे हमारे विचार रुक जाए, ताकि रात में स्वप्न भी विदा हो जाए और हमारा अपने लक्ष्य में प्रवेश हो जाए। दिन में यदि हम विचारों को देखने का प्रयास करते हैं तो वे और भी ज्यादा आक्रमण करने लगते हैं। सीधे विचारों को पकड़ना पानी पर लकीर खींचने जैसा है, क्योंकि विचार बहुत सूक्ष्म है और वे हमारी पकड़ में नहीं आते। विचार इसलिए भी हमारी पकड़ में नहीं आते हैं क्योंकि विचार तीसरे तल पर चल रहे होते हैं और हम खड़े होते हैं पहले स्थूल शरीर के तल पर। स्थूल शरीर हमारा पहला तल है, दूसरा तल भाव का है, तीसरा विचार का और चौथा निर्विचार का तल है। और तीसरे तल विचार से निर्विचार में प्रवेश करना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना कहलाता है। हम सतत तीसरे विचार के तल में उलझे हुए हैं। हमें तीसरे तल विचार से निर्विचार में जाना है, लेकिन हम खड़े हुए हैं। पहले तल स्थूल शरीर में, इसलिए हम तीसरे तल पर चल रहे विचारों को देखने में असमर्थ होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि
दूसरा भाव वाला तल जब हमारी पकड़ में आता है, क्रोध आता है और हम उससे उलझ जाते हैं। और ना ही तीसरा विचार वाला हमारी पकड़ में आता है, क्योंकि विचारों को हम रोक पाने में असमर्थ हैं। हमारी पकड़ में हमारा स्थूल शरीर आता है, क्योंकि यह स्थूल है और भाव इसमें सूक्ष्म है, और विचार भाव से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म का दूसरा सिरा स्थूल है, सूक्ष्म मन का दूसरा सिरा स्थूल शरीर है। जैसे बिजली का दूसरा सिरा बल्ब है, जो स्थूल है, और बिजली सूक्ष्म है। सीधे बिजली का उपयोग हम नहीं कर सकते बिना बल्ब के। हम अपने सूक्ष्म मन को नहीं पकड़ सकते बिना अपने स्थूल शरीर के। तो हमें अब ना तो तीसरे तल पर चल रहे विचारों को देखना है, ना ही दूसरे भाव के तल पर क्रोध को रोकने का प्रयास करना है। हमने दोनों प्रयास करके देख लिए और हम असफल ही हुए हैं। अब हमें अपने शरीर को देखना है, जो स्थूल है और हमारी पकड़ में आता है। स्थूल बल्ब को हम पकड़ सकते हैं ना, सूक्ष्म बिजली को तो नहीं पकड़ सकते। हमारा शरीर क्या क्या करता है, हमें उन सब चीजों को देखना है। यदि हम अपने शरीर की क्रियाओं को देखना शुरू करते हैं तो बहुत सी बातें हमारे सामने प्रकट होने लगेंगी। हमने अनुभव किया है कि जब भी हमें क्रोध आता है तो पहले हमें भीतर पता चल जाता है कि अब हमें क्रोध आ रहा है, क्योंकि क्रोध आने से पहले हमारा शरीर क्रोध को उठाने के लिए तेज और गहरी गहरी श्वास लेता है, ताकि ऊर्जा ऊपर उठ सके और हम क्रोध कर सके। भावों को प्रकट करने के लिए हमारा शरीर गहरी गहरी श्वास लेकर ऊर्जा को ऊपर उठाता है। और हर भाव में, काम, क्रोध, प्रेम, इन सब में श्वास की गति, श्वास की लय अलग अलग होती है। बिना श्वास को बदले हमारा शरीर भावों को उठाने में समर्थ नहीं है। यदि हम अपने शरीर की क्रियाओं को देखने लगते हैं तो अपने भावों को उठने के पहले ही रोक सकते हैं। जैसे ही हमारे भीतर क्रोध का भाव उठता है तो श्वास की गति सामान्य गति से अलग हो जाती है। आपने भी फील किया होगा इस चीज को। शरीर श्वास को बदलने लगता है, गहरी और तेज श्वास लेने लगता है। बस यहीं से शुरू करना है। जब भी हमें कोई भाव पकड़े और उस भाव को क्रिया में बदलने के लिए हमारा शरीर तेजी से गहरी श्वास लेकर श्वास की गति में परिवर्तन करने लगे, उस परिवर्तन को हमें वहीं रोक देना है। श्वास को तेज की जगह गहरी और धीमी कर लेना है। वैसी कर लेना है जैसी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धीमी और गहरी श्वास कर सकते हैं। यदि हम भाव के उठते समय श्वास की गति के बदलाव को रोक लेते हैं तो हम उस भाव को उठने का आधार ही खींच लेते हैं, उसकी सीढ़ी ही खींच लेते हैं। और जब सीढ़ी ही खींच लेंगे तो क्या होगा, वो भाव तो गिर जाएगा ना। हम तुरंत अनुभव करते हैं कि वह भाव विदा हो रहा है और हम एक दूसरी भाव दशा में प्रवेश करने लगते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि क्रोध बनने से रोक लिया और सीधे ही दूसरे तल पर भाव को ही पकड़ लिया। इस तरह से दूसरे तल पर भाव हमारी पकड़ में आने लगते हैं। चूंकि भाव को उठाने से रोकने के लिए जैसे ही हम श्वास की गति में बदलाव करते हैं, हम अपनी श्वास के साथ ही अपने शरीर के साक्षी हो जाते हैं। साक्षी तो हम पहले तल शरीर की क्रियाओं को देखने पर ही हो जाते हैं, लेकिन दूसरे भाव वाले तल पर पहुंचकर हमें साक्षी का अनुभव होगा। दूसरे तल पर भाव में बहने की अपेक्षा ऊर्जा साक्षी की ओर बहने लगती है। जो ऊर्जा भाव में बहने जा रही है वही ऊर्जा साक्षी को मिलने लगती है। साक्षी को वो ऊर्जा मिलने लगती है और श्वास को बदलने का प्रयास ही हमें श्वास और शरीर का साक्षी बना देता है। क्योंकि जो साक्षी भाव में बहने जा रहा था वही साक्षी, अब साक्षी मतलब आप
ये मत सोचिएगा कि साक्षी क्या है ना। साक्षी अब श्वास को बदलने का प्रयास कर रहा है। यहां हमें साक्षी का स्मरण होने लगता है। जब हम श्वास को बदलकर दूसरे तल पर चल रहे भाव को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो तीसरे तल पर चल रहे विचार हमें दिखलाई पड़ने लगते हैं, क्योंकि विचार ही भाव में परिवर्तित होता है। पहले तीसरे तल पर क्रोध का विचार आता है और वह विचार दूसरे तल पर आकर भाव यानी क्रोध बनता है, और पहले तल स्थूल शरीर पर आकर क्रिया बनता है और हमारा हाथ सामने वाले पर उठ जाता है। जब हम पहले तल स्थूल शरीर की क्रिया को देखने लगते हैं तो दूसरे तल पर भाव हमारी पकड़ में आ जाता है, और जब श्वास में बदलाव कर भाव को उठने से पहले ही रोक देते हैं तो तीसरे तल पर चल रहे विचार हमें दिखलाई पड़ने लगते हैं कि यह रहा क्रोध करवाने वाला विचार। अब हम सीढ़ी दर सीढ़ी आए हैं, सीधे तीसरे तल पर नहीं घुसे, सही रास्ते से आए हैं। अब हमें यहां विचारों को देखना आसान हो जाता है, यहां तक कि विचार फिल्म की तरह चलते हुए और दिखलाई पड़ने लगते हैं। जब हम विचारों को देखने लगते हैं तो विचार गिरने लगते हैं, विलीन होने लगते हैं, फिल्म का पर्दा खाली दिखलाई पड़ने लगता है। जब दिन में हमारे विचार विलीन होने लगते हैं तो रात नींद में प्रवेश करने पर स्वप्न भी विदा होने लगते हैं और हम नींद में भी जागने लगते हैं, क्योंकि विचार ही स्वप्न बनते हैं। दिन में विचार नहीं तो रात में स्वप्न नहीं। जब विचार और स्वप्न दोनों विदा होने लगते हैं तो हम चौथे निर्विचार वाले तल पर प्रवेश करने लगते हैं, यानी हमारा प्रवेश अपने लक्ष्य में होने लगता है और हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगते हैं। हमें अपने शरीर की समस्त क्रियाओं को अपनी निगरानी में लेना होगा। हमें अपने जीवन के हर काम को होश में करना होगा। कभी हम भाव और विचार में प्रवेश कर निर्विचार के द्वार पर पहुंच पाएंगे। यह एक दिन की बात नहीं है। इसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना होगा। इसके लिए हमें बार बार प्रयास करते रहना, जागरूकता और धैर्य करने की आवश्यकता है। तो आज का विचार आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हो सकता है कि ऐसे विचार आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन ला सकें। अगर परिवर्तन लाते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या चेंजिंग आई आपकी लाइफ में इसे सुनने के बाद। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।